हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने अपनी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज में अभी तक जो हम अपनी चर्चा कर रहे थे उसके अंतर्गत हमने पहले दिन जो है भारतीय संविधान को और भारतीय राज्य व्यवस्था को विषय के तौर पर कैसे इवॉल्व हुआ है, संविधान के अलग अलग भाग कौन कौन से हैं वह हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत जो जो प्रमुख अधिनियम आए हुए हैं उनके बारे में हमने प्रमुख चर्चा की थी। उसके साथ ही उसके बाद जो संविधान की ऐतिहासिक संविधान सभा जो बनाई गई थी उसमें अलग अलग समितियां कौन कौन सी थी, उसका संविधान सभा गठन किस प्रकार से किया गया था वह हमने देखा। उसके बाद की जो हमारी चर्चा है, हमने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और प्रस्तावना में निहित जो बुनियादी मूल्य है जो हमारे संविधान की एक प्रकार से कुंजी है, ये संविधान का सारांश है, सार है, हमने उनके बारे में जिक्र किया। प्रस्तावना से जुड़े जो प्रमुख अलग अलग मुद्दे हैं उनके बारे में भी हमने कल देखा था। आज से जो है हम मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम मौलिक अधिकार के बाद डीपीएसपी पढ़ेंगे और मूल कर्तव्य पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया सकता है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और एक अपना इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसको हम समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट सिस्टम में चले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम बात मौलिक अधिकारों की करते हैं तो हम अगर संक्षिप्त चर्चा करें, जैसे कि मैंने आपको पहला दिन बताया था कि अधिकार क्या है। अगर हम यहां पर मौलिक अधिकार से पहले अधिकारों की बात करें तो अधिकार देखिए एक प्रकार की फैसिलिटी है, सुविधा है जिस पर नागरिक अपने व्यक्तित्व का या नागरिक अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं। और जब राज्य अथॉरिटी के द्वारा कोई उन्हें लीगल तौर पर अधिकार दे दिए जाते हैं, जो ऐसे अधिकार जो अपने आप में मूल है, मौलिक है, अर्थात जो व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्हें मौलिक अधिकार के तौर पर रखा जाता है, संविधान में रखा गया है। ठीक है। इसकी अगर हम विकास की पृष्ठभूमि की बात करें तो भारतीय संदर्भ में देखिए, जब 1927 में साइमन कमीशन आता है, साइमन गो बैक के बाद जो साइमन कमीशन के विरोध में जो जन आंदोलन होता है उसके बाद नेहरू समिति बनती है। तो नेहरू समिति ने हमारे यहाँ पहले मौलिक अधिकारों की बात की थी हमारे संविधान में। अगर हम वैश्विक उस पर बात करें, वैश्विक स्तर पर, तो जब से धीरे धीरे सोशलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने आपको पहले दिन चर्चा की थी, तो धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व हुई है तो लोग इन अधिकारों के प्रति जागरूक होना स्टार्ट हुए। लेकिन 17वीं शताब्दी में हमने इमैनुअल कांट को पढ़ा था और जॉन लॉक को पढ़ा था, जिन्हें उदारवाद के जनक के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने संपत्ति के अधिकार को, जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा दी थी। चार्ली लुई द मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके विचार क्या थे। तो पहले लेक्चर को आप देख सकते हैं, थोड़ी सी आपकी एक बृहद समझ वहां से बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में फिर अमेरिका का जब फ्रांसीसी क्रांति होती है, अमेरिकी क्रांति होती है, और अमेरिकी क्रांति में बिल ऑफ राइट्स के तौर पे इनको इंक्लूड किया जाता है कि बिल ऑफ राइट्स जो है लोगों के जो सार्वभौमिक और मौलिक अधिकार है उनको सम्मिलित किया जाता है। हालांकि दुनिया भर के संविधान में जितना विस्तार से हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है, इतना किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं लिखा गया है। तो ये हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी चर्चा की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में। इसके साथ ही अगर देखिए एक संविधान में कहां इनका जिक्र है, तो संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो जो अनुच्छेद आपका 12 और 13 है, 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, आज हम पढ़ेंगे राज्य, और 13 जो है वहां पर विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। अर्थात परिभाषा ने देखिए ये बताया कि राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली कौन कौन सी अथॉरिटी है, राज्य से आशय क्या होगा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, और यही परिभाषा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य की उठाई गई है। तो उस संदर्भ में क्या होगा और विधि के संदर्भ में क्या होगा। और देखिए हुआ क्या था कि जो थोड़ी सी मैं आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए यहाँ पहले बता दूं, फिर हम चर्चा करेंगे कि राज्य शब्द की परिभाषा और विधि शब्द की परिभाषा इसलिए यहाँ पर दे दी गई थी कि मौलिक अधिकार जो है, अगर कोई भी ऐसा जो विधि या जो मौलिक अधिकारों से कोई भी विधि, उसके पहले की जब हमारा देश आजाद होने के पहले जो भी नियम कानून बनाए गए थे तो उनपे अलग अलग उनका खंडन न करके, अलग अलग उनको निरस्त न करके यह कह दिया गया था कि जो भी इससे टकराएंगे मौलिक अधिकारों से उस सबको निरस्त कर दिया जाएगा। ये जुडिशरी के पास पावर रहेगी, ठीक है। और सरकार भी इसमें समय समय पर संशोधन कर सकती है। जैसे पिछली बार में जो एनडीए सरकार थी उसने बहुत सारे पुराने कानूनों को खत्म किया है, जो आजादी को पहले के ही बचे हुए थे, लंबे कानून थे बहुत सारे। तो एक वो बात की। तो अधिकारों में 12 से जो 35 तक मैंने बात की, 12 में राज्य शब्द की परिभाषा, 13 में विधि शब्द की परिभाषा। उसके साथ ही फिर मौलिक अधिकार चालू होते हैं आपका 14 से लेके 32 तक जाते हैं। 14 से लेके जो आपका 18 तक है वो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है।
25 से लेकर 28 तक है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है, संस्कृति, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार 2930 में मिल जाता है। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब सामान्य कर दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और उसे एक सामान्य अधिकार बना दिया गया है, 300A में शामिल कर दिया गया है इसे। और जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, अर्थात जो अधिकार दिए गए हैं उनका उपचार या उनको अगर उनका उल्लंघन होता है तो उसके क्या निदान है, उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं, वो अनुच्छेद 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को सीधे अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको गारंटर बनाया गया है मौलिक अधिकारों का, अगर आपको उल्लंघन हो तो वहां सकते हैं। और फिर 33, 34, 35 में हम देखेंगे, 33 और 34 में जो हमारे सैन्य बल होते हैं उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ नियंत्रण लगाया गया है ताकि अनुशासन बना रहे देश की, क्योंकि वो जिस पद पर होते हैं वहां पर अगर आंदोलन होंगे वो होंगे तो फिर देश की सॉवरेनिटी पर जो है, देश की एकता और अखंडता को जो रक्षित करने वाले निकाय हैं, अगर वही बिखराव में आ जाएंगे तो चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो उन पर मौलिक अधिकारों में क्या प्रतिबंध लगाया जाए, ये जहां पर सैन्य शासन है तो उसका जिक्र करेंगे। और हम 35 में देखेंगे कि मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है, ना कि राज्य विधाओं के पास, राज्य विधायिकाओं के पास। तो हम अलग अलग अनुच्छेद वाई अनुच्छेद आगे पढ़ते जाएंगे। अभी मेरा बताने का उद्देश्य ये था, आज की और जो हमारी चर्चा है वो विशेषताएं देखते हैं, मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है इंपॉर्टेंट। मैं कुछ चीजें और आपको बता दूं तथ्यात्मक जानकारी के लिए कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के अकॉर्डिंग, जैसे बिल ऑफ राइट्स में वहां अपनाए गए थे वैसे ही हमारे यहाँ पर अपनाए गए हैं। इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा क्या था कि 1215 में, हाँ लगभग 1215 में जो इंग्लैंड के जो राजा थे, किंग जॉन करके कुछ कोई राजा थे, तो उन्होंने क्या है सामंतों की मांग पर एक चार्टर लेकर आया था, एक चार्टर जो अधिनियम पारित किया था, उसमें सबसे पहले अधिकारों की बात की गई थी। तो वहीं से हम मानते हैं उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी और वहीं फिर वहां से अधिकारों की चूंकि शुरुआत हुई थी मॉडर्न स्टेट्स में, मॉडर्न नेशनल या आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली में जो मौलिक अधिकारों की बात की है तो वहां पर हमको उसकी बुनियाद दिखती है, इसलिए उसके संदर्भ के हिसाब से कई बार मैग्ना कार्टा भी कह दिया जाता है। और ये मौलिक अधिकार जो होते हैं, देखिए ये आपकी चहुमुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है। बौद्धिक, भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक बात की जाती है। अगर आप किताब में पढ़ेंगे, भौतिक में क्या है कि आपकी जो आर्थिक प्रगति है उससे जुड़ा हुआ मामला है, भौतिक प्रगति जो मटेरियल लाइफ है, भौतिक। फिर आध्यात्मिक, जैसे कि जो 25 से लेके 28 तक बात की गई है वो आपके आध्यात्मिक विकास से संबंधित हो जाते हैं। नैतिक, आपको नैतिक भी बनाते हैं, यानी कि आपको गलत काम के प्रति प्रतिबद्ध करते हैं, रोकते हैं। जैसे अस्पृश्यता का अधिनियम है, कुछ लोग जो अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहे थे उनको रोकने का प्रयास करते हैं, विधि के समक्ष, विधि के हिसाब से आप कानून को मानने वाला इस तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। फिर हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो नैतिक है, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक हो गए। तो और इंटेलेक्चुअल भी आपके डेवलपमेंट में सहायक है, क्योंकि आपको स्वतंत्रता देते हैं, फ्रीडम देते हैं, जीवन जीने का अधिकार देते हैं। तो आपके पास अधिकार होता है। शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, जो 6 से 14 साल के बच्चों में 21A में हम पढ़ेंगे, में जोड़ा गया था, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा से जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ये मौलिक अधिकारों से कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी। अगर हम विशेषताओं की बात करें, देखिए पहली विशेषता ये आती है कि मौलिक अधिकार जो है वो असीमित नहीं है लेकिन बाध्ययोग्य है। जैसे कि मौलिक अधिकार ऐसे में नहीं है कि अल्टीमेट, हर मौलिक अधिकार में कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। अगर 3-4 हम मौलिक अधिकारों को छोड़ दें जो 14 से लेकर 32 तक है, ये असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको कल ही बताया था स्वतंत्रता के, जब भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के बारे में प्रस्तावना में जिक्र कर रहे थे, जैसे आपको विचरण की स्वतंत्रता है या आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप चरस, अफीम, गांजा खुलेआम बेचने लगेंगे या फिर आप बगैर पढ़े भी आप डॉक्टरी का प्रोफेशन चालू कर देंगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक लिमिटेड स्टैंडर्ड की जरूरत है। या आपको लॉ के लिए पढ़ाई करना है तो उसके लिए आपको पढ़ेंगे। उसके बाद आजीविका का अधिकार मतलब ऐसे अबाधित नहीं है, इनको अलग अलग आधार पर, जैसे देश की एकता में अखंडता है, पब्लिक मॉरलिटी बनाए रखने के लिए या पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए इस पर प्रतिबंध भी लगाया सकता है। जैसे कि 144 का ही जिक्र करें तो वो प्रतिबंध लगा देती है लोगों के अधिकार पे, धारा 144 जो है आईपीसी की। तो इस तरीके से ये है। लेकिन अगर वो उचित है कि नहीं है, बाध्ययोग है कि नहीं है, तो उनको क्या है आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं और न्यायालय देखेगा कि उचित प्रतिबंध लगाया गया है या अनुचित प्रतिबंध लगाया गया है। और कई बार आप देखते हैं बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है तुरंत, या कई जगह इंटरनेट 144 वाले मामले आते हैं या इंटरनेट प्रतिबंध है तो सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार को फटकार लगाता है, ये सरकार को जाके
सरकार जो लोग जिनके अधिकारों का उल्लंघन होता है वो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई करता है और उनको सुनिश्चित करता है कि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। यही दूसरी बात की है कि ये न्यायोचित है। जैसे मौलिक अधिकार आपके जितने भी हैं, अगर उनके उल्लंघन होता है तो आप सीधे जो है उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि देखिए चीजें इतनी कठिन है कि आज भी जो बहुसंख्यक जो हमारे यहाँ की आर्थिक और सामाजिक कमजोर आबादी है वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। अभी हालिया जो लीगल अवेयरनेस करके हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने एक पहल भी स्टार्ट की थी। उनका अगर आप कुछ दिन पहले का एक जजमेंट था कि इकोनॉमिक जस्टिस भी, अगर पॉवर्टी है तो न्याय का ये भी दायित्व है कि वो पॉवर्टी को एलिमिनेट करे, क्योंकि उसके कारण लोग न्याय से वंचित हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सरकारों ने प्रयास किए हैं, गवर्नेंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो है इन्हें न्यायोचित भी बनाया गया। कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे जो है उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, हालांकि आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। तो यहां पर जैसे प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में ऐसा नहीं था। अगर प्रस्तावना में कुछ मूल्यों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आपको लेकिन मौलिक अधिकार में शक्तियां मिलती हैं, या किसी और आपको विधिक अधिकार है तो आप उसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो सुप्रीम अधिकार है, अल्टीमेट राइट्स जो है। और उसके साथ ही ऐसे डीपीएसपी की बात आएगी तो वहां नहीं जा सकते, कुछ डीपीएसपी को छोड़ दें एक आध दो, तो अगर उनका उल्लंघन होता है उसको हम पढ़ेंगे आगे, पहले अनुसूची संबंधी जो प्रावधान है, तो आप वहां पर जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी के मामले में, डीपीएसपी का मामला हो चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज का मामला हो प्रस्तावना का, लेकिन मौलिक अधिकार में ये न्यायोचित है। आप सीधे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। फिर जो है दूसरा जो इसका प्रमुख प्रोविजन है कि ये राज्य पर नियंत्रण लगाते हैं। देखिए राज्य जो होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉडर्न जो नेशन स्टेट है उसमें बहुत ही ताकतवर अथॉरिटी होती है, क्योंकि राज्य जो है, राज्य जितने भी प्रमुख संवैधानिक पद हैं देश को शासित करने वाले, चाहे वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जैसे कि सीएजी है, यूपीएससी है और आपका इलेक्शन कमीशन है, तो और भी जो अथॉरिटी है, चाहे वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, विधिक अथॉरिटी हो, उनको बाद में पढ़ेंगे, तो उनकी नियुक्ति करता है। साथ ही जो जुडिशियल में जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होते हैं उन पर भी नियुक्ति करता है। बजट की जितने भी दायित्व है, तो राज्य बहुत ताकतवर है, राज्य के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, तो उनको राज्य के विरुद्ध, क्योंकि राज्य एक ताकतवर अथॉरिटी के तौर पे है, तो उन पर नियंत्रण करने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मौलिक अधिकार को ऐसा बनाया गया है कि इनके लिए कोई कानून बनाने, बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं जिनके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि संविधान में ही ऐसा लिख दिया कि अगर आप उनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। देखिए हुआ क्या था कि राज्य की जो परिभाषा है हम बाद में पढ़ेंगे, राज्य एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है। ये जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो व्यवस्था है धीरे धीरे जो हमारी संवैधानिक राज्य व्यवस्था इवॉल्व हुई है, उसका मॉडर्न जो सबसे फॉर्मेट है वो है इस टाइप की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो उसमें स्टेट क्या है, एक प्रकार से सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन स्टेट जो है उसका अलग अलग फॉर्मेट रहा है। जैसे मान लो कभी राजा राजशाही थी तो राजा ने बोल दिया कि उससे देवी अधिकार का, वो देवी जो देवता ने जो अधिकार दिए हैं वो देवी अधिकार का प्रतिनिधि है, तो उसी के पास सब कुछ नियंत्रण है। तो इस तरीके की तानाशाही रोकने के लिए कई बार इसे लोकतांत्रिक तानाशाही भी कह दिया जाता है। लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो ये राज्य पर नियंत्रण लगाने का या राज्य पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। फिर इसमें से देखिए कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक। नकारात्मक ऐसे कि जो राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं कि राज्य लोगों की स्वतंत्रता को, मतलब राज्य के ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशन लगाते हैं, जैसे कि लोगों की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है, लोगों को कुछ अधिकार दिए ही जाएंगे, राज्य उनसे वंचित नहीं कर सकता। तो राज्य की नकारात्मक। सकारात्मकता ये है कि ये लोगों को कुछ अधिकार देते हैं, जैसे अस्पृश्यता से जो लोग वंचित हैं, बंधुआ मजदूरी से कुछ बनते थे, उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। और जो मौलिक अधिकार है उन्हें, अगर चौथे प्रोविजन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें गारंटर बनाया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे जो है गारंटर बनाया गया है, मौलिक अधिकारों गारंटर बनाया गया है, और एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है कि अगर आपके उल्लंघन होता है या वायोलेशन होता है तो आप जो है सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर चर्चा करके बताया। इसके देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं। अगर आप आए दिन देखते हैं कोई पिटीशन है, अभी हाथरस वाला जो गैंगरेप का मामला हुआ हो, कई बार सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले लेता है और मौलिक अधिकारों को लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो है वो लोगों के अधिकारों का गारंटर है या प्रोटेक्टर है। उसके साथ ही
अगर आप अभी यहाँ लखीमपुर खीरी वाला मामला देखेंगे तो यहाँ पर लोगों अधिकारों पर लोगों को प्रोटेक्टर है, यानी कि वो गारंटर उच्चतम न्यायालय की है। तो अगर कहीं भी लोगों को मौलिक अधिकारों का मामला, हाल ही में आप जय भीम मूवी देखेंगे तो वहां पर हैबिस कॉर्पस वाला एक मामला आता है जिस पर पूरी मूवी आधारित है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे जस्टिस जो चंद्रू थे, जिनके ऊपर मूवी बनी हुई है, उन्होंने 7,000 लोग जो जुडिशियल कस्टडी में जो लोग बंद थे उनको छुड़वाया था। तो मौलिक अधिकारों के लोगों को मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। इसी प्रकार जो हैबिस कॉर्पस पर पूरा केस ही बना हुआ अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, तो उसके आधार पर पूरी मूवी और यथार्थ घटनाओं बताई है। तो ये जो है उसका गारंटर जो है न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय। और उच्च न्यायालय को भी ये अधिकार मिले हुए कि अगर आपको उल्लंघन होता है तो आप 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर भी जो है ये स्थायी नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पर मैंने सीए लिखा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और यहाँ पर बीएससी यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मौलिक अधिकार जो है परमानेंट नहीं है, संसद के पास यह अधिकार है कि संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन ये जो संशोधन है वो सामान्य अधिनियम की तरह नहीं, बल्कि इसमें संविधान में संशोधन करके करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरा चरण ये कि ये मौलिक जो अधिकार जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का मूल ढांचा, उसको वायलेशन न करे। जैसे कि विधि का शासन है, उसको समाप्त नहीं कर सकती सरकार, चाहे कुछ भी करे उसको समाप्त नहीं कर सकती। स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर बंदिश नहीं लगा सकती। जीवन जीने का अधिकार, उस पर बंदिश नहीं लगा सकती, रोक नहीं लगा सकती। देखिए अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी बहुत सारी मगजमारी करना पड़ती है। अभी पिछली सरकार जो एनडीए सरकार आई थी उसको क्या है कि 2/3 बहुमत की, कई बार कुछ मामलों में 2/3 बहुमत की भी जरूरत होती है, कुछ मामलों में केवल बहुमत की जरूरत होती है। तो अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में भी उसको अगर लोकसभा में इतनी ज्यादा सीटें मिलने के बाद भी राज्यसभा में सीटें नहीं मिली थी। उसके बाद कुछ समय आप देखेंगे अभी तो अभी वो संघर्ष कर रहे हैं कि उनको फुल मेजोरिटी मिले। ठीक है, बहुत सारे बिल उन्होंने पारित किए गठजोड़ की सरकार बना के इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी राज्यसभा में लाना बहुत ही जटिल होता है, और 2/3 कई बार कुछ मामलों में, हालांकि अलग अलग हम वो मामले केस बाई केस देखेंगे कहाँ कितनी आवश्यकता है, वो हम आगे बढ़ेंगे और जब इनको गहराई में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है आपातकाल के दौरान ये स्थगनीय है, लेकिन ये इसमें भी कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। आपातकाल जब इमरजेंसी लगाई जाती है, क्योंकि इमरजेंसी देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, अगर देश में क्या है कभी कभी इनको स्थगित भी किया सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है इसमें 2 सीमाएं हैं। जो अनुच्छेद 19 है जिसमें स्वतंत्रता, अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, उससे जब केवल बाह्य युद्ध हो, कोई बाह्य किसी बाहरी शक्ति के साथ युद्ध होता है तभी स्थगित किया सकता है, ना कि कोई आंतरिक उपद्रव होता है या आंतरिक विद्रोह वगैरह हो तो उस समय दबाया सकता है। क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे इसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज हुआ था इन अधिकारों को दबाकर। तो एक वो था। और जो 20 और 21 है उनको किसी भी आधार पर कभी रोक नहीं लगाई सकती है, क्योंकि 20 में क्या है, 21 में है आपका जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, और 20 में क्या है कि आपको गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण मिल जाते हैं। गिरफ्तारी या आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, तो वो अधिकार जो है वो कभी वंचित नहीं किए सकते हैं। 21 और 20 और 21 में ये संविधान के अलग अलग इंटरप्रिटेशन में, संविधान जो न्यायपालिका के अलग अलग इंटरप्रिटेशन में इनकी व्याख्या हुई है चीजों को लेकर। अब देखिए आज की जो सेशन था हमको राज्य और विधि भी पढ़ना था, लेकिन हम अपना सेशन समाप्त कर रहे हैं। लगभग 20 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है और अभी हमको लगभग इतना ही करना है। हम प्रयास करें कि हम थोड़ा कम पढ़ें और थोड़ा सा क्वालिटेटिव चीजों को बनाते चलें। आज की ऐसी हमारी चर्चा थी, हमने इस पर चर्चा की। अब देखिए इसमें बहुत सारे, पहले तो क्वालिटेटिव मैंने जो बनाने की बात की उसमें हम प्रयास करें कि अब जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके जो हम एमसीक्यू भी साथ में जो प्रीवियस यूपीएससी में लगभग 10 सालों में 20 सालों में पूछे गए हैं रिलेवेंट टॉपिक पे, हम वो भी करते चलें। और जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते चलेंगे तो चूंकि हमने प्रस्तावना भी पढ़ ली है मौलिक अधिकार की, तो हम कुछ मेंस के प्रश्न भी अब करना स्टार्ट बीच बीच में करते रहेंगे। इसके साथ ही जैसे कि आज हमने ये मौलिक अधिकारों पर बात कर ली, तो हम प्रयास करें कि हम थोड़ा कम चर्चा करें, कम चर्चा करें और क्वालिटेटिव अपनी चर्चा को। तो आगे की जो चर्चा है वहां पर हम जो राज्य और विधि की परिभाषा